जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह सब सुनने में आज बहुत ही सामान्य सा हो गया है, किंतु कुछ किसानों के अनुसार यह खेती अपनाना बहुत ही झंझट का कार्य है। किसी भी फसल की खेती के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है या पहलू होते हैं। पहला पहलू है किसान, दूसरा भूमि या जमीन। जैविक खेती की ऐसी पद्धति है जिसमें किसान एवं जमीन दोनों को ही फायदा होता है। जैविक खेती जहर मुक्त फसल तो प्राप्त होती ही है, साथ ही फसल उत्पादन में कृषक के जेब पर बोझ भी कम पड़ता है एवं जमीन को बंजर बनाने के बजाय उसकी उर्वरा शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए ऐसे ही बालाघाट जिले के अंतर्गत लांजी विकासखंड के एक कृषक से आज चर्चा करेंगे जिन्होंने जैविक खेती अपनाकर अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया। इन कृषक का नाम है श्री सुनील दत्त खरगाल। वैसे तो पेशे से यह हाई स्कूल में व्याख्याता है, किंतु इनका खेती के प्रति इतना रुझान है कि अपना पूरा खाली समय खेत में ही व्यतीत करते हैं और सिर्फ जैविक खेती को अपनाने के लिए इन्होंने अपने प्रक्षेत्र पर 17 देसी नस्ल की गाय पाल रखी है, ताकि इनको देसी गाय का गौमूत्र एवं गोबर प्राप्त हो सके, जिसका उपयोग यह विभिन्न प्रकार की जैविक खाद, टॉनिक एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग कर सके। खरगाल जी अपनी गायों को भी अपने प्रक्षेत्र पे उत्पादित चारा एवं अनाज ही खिलाते हैं, जिससे पशुओं से प्राप्त होने वाला दूध भी पूरी तरह से विषमुक्त होता है, जिससे इन्हें दूध के दाम भी बाजार की तुलना में बहुत अच्छे मिलते हैं। पशु चारे के बचे हुए अवशिष्ट, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पत्तियां, सड़ी गली एवं खराब सब्जियों एवं उनके अवशिष्ट को सड़ाकर खाद बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, जो इस खाद को फसलों के लिए अमृत बना देती है। इनका जैविक खाद बनाने का तरीका दूसरे से बिल्कुल अलग एवं यूनिक है, जो शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए खरगाल जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जैविक खेती को अपनाकर अपनी खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाया है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम श्री खरगाल सर से के प्रक्षेत्र में उपस्थित हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जैविक खेती में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है, इसके बारे में खरगाल सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम सुनील दत्त खरगाल और पेशे से मैं लांजी में उत्कृष्ट विद्यालय में व्याख्याता हूँ और साथ ही मैं लांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत बिसोनी के अंतर्गत दखनी टोला में मेरी खेती है, जिसमें मैं पूर्णतः जैविक खेती करता हूँ। हाँ, इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद या दवाइयों का उपयोग नहीं? रासायनिक खाद का तो खैर उपयोग हम करते ही नहीं हैं। बाकी जैसे आपके फास्फेट की आवश्यकता होती है, तो उसको सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं। यूरिया का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं और अन्य जो दवाइयाँ आती है केमिकल की, जो दुकानों में मिल जाती है, उसका तो हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। तो चलिए सर से जानते हैं कि जैविक खेती करने की कौन सी दवाइयाँ, किस प्रकार की टॉनिक सर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं और उनका उपयोग कर किस प्रकार जो है अपनी खेती की लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो सर से विस्तार पूर्वक जो है हम इसके बारे में जानेंगे। जैविक खेती की जो अवधारणा है
सभी किसान भाई, वैसे मेरे ख्याल से जिनके जो पशुपालक हैं या अन्य लोग भी हैं जिन्होंने आसपास भी देखा होगा भैंसों को, गायों को, तो गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में काफ़ी अंतर है। गाय का गोबर जब गाय गोबर करती है तो वो पिरामिड नुमा होता है, और भैंस का जो गोबर होता है वो बिल्कुल एकदम जैसे थाप दिया गया इस तरह का होता है। और दूसरी चीज़ देखी होगी कि गाय का जो गोबर है वो उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं पड़ता है, और भैंस के गोबर में आप देखेंगे दूसरे दिन उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गाय का गोबर जो है हमारी जैविक खेती की मूल आवश्यकता है। गौमूत्र और गौ का गोबर ये हमारी मूल आवश्यकता है जैविक खेती करने के लिए। और गौमूत्र में तो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं कि गौमूत्र में हम चाहें तो गौमूत्र का यूरिया के लिए उपयोग करना हो तो यूरिया के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के तत्व भी उसमें मौजूद होते हैं जो हमारी फसलों को आसानी से मिल जाते हैं। ठीक, हम गौमूत्र से दवाइयां भी बना सकते हैं। हाँ। गौमूत्र में नीम के पत्ते, गराड़ी के पत्ते, मुनगे के पत्ते, सीताफल के पत्ते, धतूरे के पत्ते, ये सारी चीज हम डाल करके उसमें साथ में एलोवेरा भी जो है हम एलोवेरा भी डाल करके उसको तैयार करते हैं और इसका स्प्रे करते हैं। सर, आप जो जैविक खेती के लिए जो जो उत्पाद, जो दवाइयाँ या टॉनिक जो बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, एक्चुअल क्या है, जो पहला ड्रम रखा हुआ है इसमें मैंने कुछ बैक्टीरिया डालकर और सड़े गले जो फल हैं, केला हो गया, सेब हो गया, इस तरह के चीकू हो गया, इन सबको डाल करके एंजाइम तैयार किया है जो पौधों की ग्रोथ के काम में आएगा। किसान इसे आसानी से बना सकता है और कम कीमत में बना सकता है। बाजार से खरीद के लाने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। इसका उपयोग किस टॉनिक के रूप में होता है? जी, टॉनिक के रूप में पौधों की ग्रोथ के लिए। पौधों की ग्रोथ के लिए जी। दूसरा एक और टॉनिक बना रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पौधों के सूक्ष्म तत्वों की जो आवश्यकता होती है, जैसे आपके जिंक हो गया, फास्फेट हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरान हो गया, इन सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम हो गया। तो इसके लिए मैंने अपने जो फल होते हैं इन्हीं फलों का उपयोग करके बेल का मैंने उपयोग किया है इसमें, और गूलर जो हम खाते हैं पेड़ में गुच्छों में फलती है जी। पहले हरी होती है और उसके बाद में वो लाल हो जाती है, तो उसका उपयोग करके मैंने ये तैयार किया है। इसका उपयोग क्या काम आता है? इसका उपयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और पौधे का मजबूत होगा, उस पौधे की जो है बढ़ेगी। अगर हम जमीन में स्प्रे करते हैं तो जमीन की भी ताकत बढ़ेगी और जमीन में सुधार भी होगा। हाँ, ये मैंने दही और गुड़ डाल करके ऐसा घोल बना रखा है जिसे मैं ये जो खाद बनाता हूँ, हाँ, इस खाद के ऊपर मैं इसको बीच बीच में इसको भिगो करके इसके ऊपर डालते रहता हूँ, जिससे ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। हाँ। ये मान के चलिए कि ये जो खाद है ये चाय पत्ती की तरह हो जाएगी, जैसी यहाँ आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी बनी हुई है। अच्छा, ये देख रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट नहीं है? ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी मेरे पास है। वर्मी कंपोस्ट के 2 टाके हैं, इसे अभी छनाई करना बाकी जो है। इसमें मैं जो सड़े गले फल होते हैं वो भी डाल देता हूँ, प्याज की छिलके हैं जो है, सब्जियां वगैरह जो है उनकी जड़ें हैं, सब्जियों का वेस्ट जो है, सब्जी मंडी में जो होता है, हमारे यहाँ बाजार लगता है रविवार को, तो वहां से लाकर उसे भी डाल देता हूँ। और ये जो दही और गुड़ का घोल है, हाँ, इसको मैं उठा करके इसमें डाल देता हूँ। ये धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगा और ये डिकम्पोज, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है जो इसको डिकम्पोज करने में मदद करता है। पास में वर्मी कंपोस्ट के भी बेड है मेरे पास में, मैंने 2 बेड मेरे पास लगे हुए हैं जो कि मुझे उद्यान विभाग से मिले हैं, और इसमें से अभी छनाई करना बाकी है। और वर्मी कंपोस्ट मेरी काफ़ी तैयार हो चुकी है और ये 15 से 20 दिन बाद इसकी मैं छनाई कर लूँगा। लगभग पूर्ण होते आ गया है जी। ये कल मैंने बाजार से प्याज के छिलके और सब्जियों का वेस्ट जो है वो लाया था जी। प्याज में कुछ सड़े हुए प्याज भी थे जिनकी गंध आ रही थी,
तो मैंने ये दही वाला जो प्रोडक्ट दही गुड़ से बना हुआ जो है इसको इसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद में गोबर के साथ उसे घोल करके उसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है। अब ये धीरे धीरे इसकी गंध भी समाप्त हो चुकी है और ये धीरे धीरे सड़ जाएगा और ये जमीन में हमारे जो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में कम हो चुका है उसकी मात्रा बढ़ाएगा। प्याज के छिलके जो हैं ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करते हैं। सर आपके पास मतलब कुल कितनी जमीन है और कौन सी फसल जो है आप लेते हैं? एक्चुअल हमारे पास यहाँ पर 4.5 एकड़ जमीन है। हाँ, 2 हेक्टेयर के आसपास। हाँ, 2 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। और खरीफ में हम यहाँ पर धान लगाते हैं। धान में अपना मोटा धान है, साथ ही कुछ सेंटेड धान लगाते हैं। सेंटेड में विष्णुभोग लगाता हूँ मैं, और चिन्नौर, और जो अपन सामान्य रूप से प्रतिदिन जो चावल खाते हैं, श्रीराम हो गया या चिंटू हो गया। और एक मैंने वाराणसी से बीज बुलवाया था, कुदरत नाम का धान, वो भी मैं लगाता हूँ। तो इस बार मेरे पास कुदरत का उत्पादन भी अच्छा आया है। तो ये सभी जो आप खाद और टॉनिक वगैरह और कीटनाशी दवाइयाँ जो बनाते हैं इन सभी का उपयोग? जी हाँ, बिल्कुल। मैं खरीफ फसलों में उसका उपयोग करता हूँ। धान में भी मैंने इसका उपयोग किया है। जो मैंने अभी आपको ड्रम में रखे हुए एंजाइम वगैरह बने हुए हैं, इन सब का मैंने स्प्रे किया खेती में। साथ ही जैसे आपकी फसलों में यदि किसी कीट पतंगों का अगर प्रकोप होता है तो उसके लिए आप जैविक दवाइयों में क्या उपयोग करते हैं? सामान्यतः यदि हम जैविक खेती कर रहे हैं और यदि हमारे पास में, जैसे मैंने बताया, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, तो बीमारियों की या कीट पतंगों की आने की संभावना तो नहीं रहती। लेकिन अगर हो जाए ऐसा कुछ, तो ऐसी परिस्थिति में दही जो होता है, दही में हम तांबे के बर्तन या तांबा जो है उसे डुबा के रखते हैं 48 से 72 घंटे। तो दही को तांबे में रखा जाए या तांबे में दही को डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, जहर बन जाता है एक तरह का, जो कि हमारे लिए जैविक ही रूप है उसका, अलग से कोई दूसरा रूप नहीं है। उसके साथ जो हम नीम तेल हो गया, और अब जो अपन गौमूत्र के साथ में विभिन्न प्रकार के पत्ते डाल के जो हम तैयार कर लेते हैं, उसके साथ मिला करके और उसको घोल बना करके लगभग 200 लीटर 2 किलो दही में 200 लीटर पानी मिला करके उसको बना करके तैयार करके और उसके साथ हम स्प्रे करते हैं। इस बार मैंने तैयारी कर रखी है लगभग 1 से 1.25 एकड़ में करेला और लौकी लगाने की, जिसके लिए अभी मेरी प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनको मैंने भरवाना शुरू किया है और अभी तैयार हो जाएंगी 8-15 दिन में। और उसके बाद पौधे तैयार करने के लिए वो पौधे तैयार हो जाएंगे और पूरे ऑर्गेनिक रूप से। और उसमें जो काम करने वाले मेरे पास में हैं उनको मैंने बता दिया है कि खाद कौन सी किस तरह से कितनी मिलानी है, और मिला करके उसमें डाल। ये भी पूरी ऑर्गेनिक रहेगा? जी, ऑर्गेनिक रहेगा पूरा का पूरा। सर हम देख सकते हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे जानवर भी हैं। जी हाँ, तो ये कितने जानवर है? और कुल छोटे बड़े मिलाकर के हमारे यहाँ 17 हैं। 17 जानवर? जी जी। इसमें दुधारू पशु कितने हैं? दुधारू पशु अभी फिलहाल में 5 गाय दूध दे रही हैं हमारे यहाँ, जो कि अब मतलब धीरे धीरे काफी समय हो गया इनको दूध देते हुए। कितना दूध निकल जाता है आपका? ये एवरेज में ये मेरे पास जो 2 गाय हैं वो सुबह शाम 10-10 लीटर वाली हैं। 2 गाय है जो हैं वो 3 गाय जो है मेरे पास में अभी हमारे यहाँ जो दूध हो रहा है वो दोनों टाइम मिला के 18 से 20 लीटर दूध हो जा रहा है। हाँ, और ये सभी हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, हिंदुस्तानी गाय हैं सब, जिसमें साहिवाल है, गिर है, हरियाणा है और सिंधी है। शुद्ध हमारे पास का जो हरा चारा हमने बरसीम लगा रखा है, बरसीम खिला रहे हैं। भाजी वगैरह लगा रखी है, यदि नहीं मिल पा रही है, हमारे पास नहीं हो पा रही है तो बाजार से हम खरीद के ले आते हैं। मेथी भाजी हो गई, पालक भाजी हो गई, अन्य भाजियाँ हो गई। तो इस तरह से हरा चारा डाल करके हम दाने के साथ मिक्स करके खिलाते हैं। साथ में गुड़, साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए काला नमक हम डालते हैं, उसमें सादा नमक भी डाल के खिलाते हैं। और जो दूध है हमारा, हम 50 रुपये लीटर से कम में किसी को भी नहीं देते हैं, और जिनको आवश्यकता होती है वो आकर हमारे यहाँ से लेके भी जाते हैं।
तो सर आप क्षेत्र के अन्य किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किसान लोग पशु नहीं पाल रहे हैं वे आवश्यक रूप से खेती करना हो, यदि भूमि में सुधार करना है और उत्पादन अच्छा लेना हो तो निश्चित रूप से उन्हें पशु पालना चाहिए। साथ ही अगर वो पशु पालते हैं, गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, गोबर इकट्ठा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये मान के चलिए कि जिस तरह से मैंने सारी बातें बताई है उनके बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। जो दुकानों से वो दवाइयाँ लेकर के कीटों के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो उनके जितना वो खाद जमीन में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उस खाद की मात्रा भी कम हो जाएगी। और ये जो दवाइयाँ छिड़क रहे हैं विभिन्न प्रकार के कीटों को मारने के लिए, इन दवाइयों को छिड़कने की शायद मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही ना पड़े। और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो निश्चित रूप से किसान के खर्चे कम हो जाएंगे, और खर्चे कम हो जाएंगे और उत्पादन में कमी नहीं आएगी।